नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। निफ्टी 25,000 के आसपास आज कर रहा है कंसोलिडेट, लेकिन 300 पॉइंट के उछाल के साथ बैंक निफ्टी दिखा रहा है कमाल। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में रफ्तार। सरकारी बैंकों में आज सबसे ज्यादा तेजी, करीब 2.5% चढ़ा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। 2% से ज्यादा चढ़े बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और पीएनबी। साथ ही रियल्टी, फार्मा, ऑटो स्टॉक्स में भी रौनक, लेकिन अमेरिका की रेटिंग घटने के बाद आईटी स्टॉक्स पर दबाव। दमदार नतीजों से डिलीवरी 11% ज्यादा चढ़कर वायदा का टॉप गेनर। चौथी तिमाही में घाटे से मुनाफे में आई कंपनी। उधर मजबूत रिजल्ट के बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर डिवीज। आज के बिग स्टॉक सेगमेंट में डिवीज पर बुलिश नजरिए से हुआ था एनालिसिस। तेजी से भाग रहे डिफेंस स्टॉक्स में मुनाफ वसूली। एचएएल, मैसगांव डॉक, मिधानी करीब 2.5% नीचे, लेकिन इधर रेलवे में लगातार तेज रफ्तार कायम। जुपिटर वैगन्स, आरवीएनएल में 5 से 6% की जोरदार तेजी। टीटागढ़ रेल, रेलटेल भी भागे। पैन 2.0 के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होने से प्रोटियन ई गॉव बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। लगा 20% का लोअर सर्किट। ब्रोकरेजेस ने भी किया डाउनग्रेड। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री। लेंगे उनसे ट्रेड स्ट्रैटेजीज रिमेनिंग सेशन के लिए, लेकिन पहले लेकर आते हैं मार्केट का चेक। इस समय क्या रुझान देखने को मिल रहा है? मार्केट्स में कंसोलिडेशन का मूड हफ्ते के पहले कारोबारी दिन दायरे में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। ऊपर नीचे के दायरे। निफ्टी बिल्कुल शांत, बिल्कुल फ्लैट 25,000 के लेवल्स पर एग्जैक्टली कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है फिलहाल। अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो सिमिलर मूव्स वहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। एक्शन है मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में और बैंक निफ्टी में। निफ्टी सेंसेक्स को खास पार्टिसिपेट ना करते हुए आज के कारोबार में, लेकिन आप देखिए मिड कैप्स डेज हाई पर 0.1% के गेंस के साथ। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट डेज हाई पर 0.5% के गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स जो आपको डेज हाई पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये 2-3 इंडेक्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन है। एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको दिखाते हैं कि कहाँ से सपोर्ट ये पूरा आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो बैंक निफ्टी की तरफ से पार्टिसिपेशन आ रहा है। अगर ये पार्टिसिपेशन ना होता तो शायद थोड़ा सा दबाव देखने को मिलता। निफ्टी में रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, आईटीसी ड्रैग करते हुए सपोर्ट देखिए बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और बजाज फाइनेंस की तरफ से आज एक कारोबार में आ रहा है। निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, पीएनबी ये मिलकर एक शानदार मोमेंटम लैंड करते हुए निफ्टी बैंक को एनएससी स्टैट्स दिखाते हैं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खरीदारी है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में बाइंग देखने को मिल रही है, इसीलिए बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज़्यादा आपको दिखाई देगी एनएससी स्टैट्स में बजाय गिरने वालों के। तो 1933 स्टॉक्स तो तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 706 स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। आप दिखाते हैं सेक्टोरल हीट मैप। तो सबसे ज़्यादा एक्शन कहाँ है? निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स आज के कारोबार में 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। उसके बाद निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में तेज़ी है, ये 2.25% ऊपर है। निफ्टी फार्मा 1% ऊपर है। निफ्टी ऑटो है ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। साथ ही निफ्टी मेटल में भी 0.5% के गेंस हैं। प्रेशर कहीं है तो निफ्टी आईटी में जो कि 1% नीचे है। ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी दोनों इंडेक्स फ्लैट टूवर्ड्स नेगेटिव बात साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो ये रहा सेक्टोरल हीट मैप। लेकिन अब ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं इस पर करते हैं बातचीत। अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण नमस्कार। बताइए पहले तो इंडेक्स पर आपकी राय, निफ्टी बैंक टिल मार्केट क्लोजिंग कोई ट्रेड लेना हो तो क्या निफ्टी बैंक पर कन्विक्शन ज्यादा है या पर स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे? देखिए, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, मुझे लग रहा है निफ्टी कंसोलिडेशन में रहना चाहिए। 25,000 के आसपास स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है और अभी भी कॉल राइटर्स मुझे लग रहा है 25,200 के आसपास एक्टिव है। तो थोड़ा रूम ऊपर जाने के लिए है अभी भी निफ्टी में। और बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है 56,000 के आसपास जा सकता है। तो निफ्टी में अगर किसी की पोजीशन है, अगर किसी ने लॉन्ग्स ले रखे हैं तो 24,900 के स्टॉप लॉस होल्ड करें। 25,200 तक के टारगेट्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में एक फ्रेश ब्रेकआउट है और 56,000 की तरफ बैंक निफ्टी भी बढ़ रहा है। तो अगर दोनों इंडेक्सेस में अगर बाई करना है तो बैंक निफ्टी एक बेटर कैंडिडेट रहेगा बाई करने के लिए। 55,300 का स्टॉप लॉस से आप बाई करें। 56,000 56,200 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में फ्रेश ट्रेड बनता है और निफ्टी में अगर किसी के लॉन्ग्स है तो 24,900 का स्टॉप लॉस लगाए। और मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा है, तो स्टॉक्स में मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम बन सकता है। बताइए तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स बताइए, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, पहला ट्रेड अगेन मेरा रहेगा पीएसयू स्पेस से कॉनकॉर में बाई करने की सलाह है। कंटेनर कॉर्पोरेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट है। इनफैक्ट ये ब्रेकआउट फ्राइडे कंफर्म हो चुका था, आज भी मोमेंटम में है। तो 732 के स्टॉप लॉस से आप बाई करें और 775 का ऊपर में
टारगेट रखे, तो कॉनकोर मेरा पहला ट्रेड रहेगा। दूसरा ट्रेड एक बॉटम फिशिंग वाला कैंडिडेट है, वोल्टास में बाई करने की सलाह है। 1275 के आसपास वोल्टास चल रहा है और मुझे लग रहा है धीरे धीरे जिस हिसाब से RSI डाइवर्जेंस नजर आ रहे हैं, ये स्टॉक 1320 तक ऊपर में जा सकता है। तो वोल्टास को बाई करने की सलाह है। 1262 का छोटा स्टॉप लॉस लगा है और 1320 तक के ऊपर में टारगेट। चलिए, तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। वोल्टास एक स्टॉक जहां पर खरीदारी करके चले। कंटेनर कॉर्प में आप खरीदारी के पोजीशंस बना सकते हैं। यहाँ 2.25% का मूव है। 775 के लाइकली टारगेट्स के लिए खरीद के चलें। 732 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, मिड कैप्स का हाल दिखाते हैं आपको। दिखाते हैं वो पॉकेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन है आज के कारोबार में। शुरुआत करेंगे तेज़ी वाले स्टॉक्स के साथ। तो पूरा फोकस तो PSU बैंक स्टॉक्स पर ही बना हुआ है। शानदार मोमेंटम आज के कारोबार में यहाँ देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स देखेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया 6% तक ऊपर हैं आज के कारोबार में। दूसरी कुछ पॉकेट्स देखें तो फार्मा में बाइंग, डिवीज लैब, मार्क्सन फार्मा, आरती फार्मा 6%, 7% तक ऊपर कारोबार कर रहे हैं। आरती फार्मा 7.5% ऊपर, मार्क्सन फार्मा 5.5% ऊपर है। रेलवे स्टॉक्स में बाइंग है। RVNL 5.5% ऊपर, 5.25% ऊपर टीटागढ़ रेल, रेलटेल 3% ऊपर। IRFC में भी 2% की तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। रियल्टी स्टॉक्स मजबूत, फिनिक्स मिल्स 3.5% ऊपर, गुज प्रॉपर्टीज 3% ऊपर, 3% ऊपर ओबेरॉय रियल्टी। TLF में भी 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। और साथ ही नजर डालेंगे अब 2 ऐसी पॉकेट्स पर जहां पर प्रेशर है आज के सेशन में, जिसमें IT है। दबाव में IT, कोफोर्ज 2.25% नीचे, 2% नीचे एम्फोसिस, सोनाटा 1.5% नीचे है, 1.25% नीचे KPIT टेक कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। साथ ही नजर डालते हैं FMCG स्टॉक्स में। आपको गोदरेज फिलिप्स, गॉडफ्रे फिलिप्स, वाडिला इंडस्ट्रीज, मैरिको, पतंजलि, ये सभी शेयर्स लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3.5% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो ये रहा मिड कैप्स का पूरा हाल आपके स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे टेक्सटाइल स्टॉक्स की, क्योंकि आज टेक्सटाइल कंपनियां बाजार के फोकस में है। दरअसल बांग्लादेशी टेक्सटाइल का भारत में आना मुश्किल हो गया है। भारत ने लैंड पोर्ट से इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या होगा भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों पर असर, इसके डिटेल के साथ मिताली जैन हमारे साथ मौजूद हैं। मिताली, बताइए। भारत ने सैटरडे को बांग्लादेश के साथ ट्रेड रूल्स बदले हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के लैंड पोर्ट से इंपोर्ट पर अब पाबंदी लगा दी गई है। बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स का इंपोर्ट अब सिर्फ 2 ही पोर्ट से हो पाएगा और बाकी सभी लैंड पोर्ट्स पर एंट्री की रोक लगा दी गई है। इस रोक की वजह से बांग्लादेश का 42% यानी $77 करोड़ का इंपोर्ट अब रुक जाएगा और इस मूव से मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। टेक्सटाइल कंपनीज के लिए लगभग 1000 करोड़ का बिजनेस का मौका बनेगा, जिसमें पंजाब, गुजरात और तमिलनाडु की कंपनीज को खासा फायदा मिल सकता है। बांग्लादेश के टेक्सटाइल कंपटीशन कम होने से डोमेस्टिक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को बड़ा सपोर्ट मिलेगा और उनका ग्रोथ और मार्केट शेयर दोनों ही इंप्रूव होता नजर आएगा। अब बात करते हैं उन कंपनीज की जो यहां से डायरेक्टली बेनिफिट करती नजर आएगी। पहला नाम है KPR मिल्स लिमिटेड का। निटवेयर और गारमेंट्स में एक बड़ा प्लेयर है और ये डायरेक्ट कॉम्पिटिशन करता है बांग्लादेशी RMG यानी रेडीमेड गारमेंट से। तमिलनाडु में ये ऑपरेट करता है, जो कि एक टेक्सटाइल हब है और जहाँ डाइवर्टेड बिजनेस से इसको फायदा मिलने की उम्मीद है। दूसरा नाम है पेज इंडस्ट्रीज का। इनरवेयर और निटवेयर में ये स्पेशलाइज करता है, जो कि मेजर बांग्लादेशी एक्सपोर्ट आइटम्स में से एक है। लो कॉस्ट इंपोर्ट से कम होने वाली ये कंपनी का बेनिफिट उठा सकती है। तीसरा नाम है वेल्सपन इंडिया का। होम टेक्सटाइल्स पे कंपनी फोकस करती है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट आइटम्स में आते हैं। डोमेस्टिक ऑर्डर्स बढ़ने और मार्जिन बेटर होने की संभावना यहाँ दिख सकती है। फिर है वर्धमान टेक्सटाइल्स और ट्राइडेंट। ये दोनों ही कंपनियां फैब्रिक और यार्न सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अगर इंडियन गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स फैब्रिक इंपोर्ट्स बांग्लादेश से कम करके लोकल सोर्सिंग बढ़ाते हैं तो ये कंपनीज डिमांड शिफ्ट का बेनिफिट उठा सकती है। अब बात करते हैं जो पोटेंशियली एडवर्स हुई है इस पूरे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन से, तो ABFRL और दूसरे एक्सपोर्टर्स जो बांग्लादेश से सस्ते फैब्रिक से एक्सेसरीज लेते हैं, उनको कॉस्ट प्रेशर या सोर्सिंग डिस्ट्रप्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी एक रिपोर्ट जहां हमने देखा कि बांग्लादेश और इंडिया के रिस्ट्रिक्शंस के कारण किसको होगा फायदा और किसको होगा नुकसान। चलिए, इसी पूरी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट एमिरेट्स RK विज मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपके इनिशियल कमेंट्स, कितना वेलकम डिसीजन है, जो 1000 करोड़ के बिजनेस जनरेट होने की बात हो रही है, वाकई में कितना इतना फ़ायदा होगा, कैसे देखते हैं आप इस पूरी डेवलपमेंट को? नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन के लिए बुलाया। बांग्लादेश आज तक गारमेंट में नंबर 1 था फॉरेन कंट्रियों को सप्लाई करने में, और वो इंडिया को भी गारमेंट सप्लाई करता था, क्योंकि इंडिया में उनकी जो भी गारमेंट आता था वो 0 ड्यूटी पे आता था।
तो इंडिया ने एक पड़ोसी कंट्री के नाते उसको एक फैसिलिटीज दे रखी थी, जिससे इंडिया के गवर्नमेंट इंडस्ट्री सफर कर रही थी, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी सफर कर रही थी। अराउंड 6 से 7 हजार करोड़ रुपीस का ईयरली वो हमारे यहाँ गवर्नमेंट भेजते हैं। और दूसरा, वो गवर्नमेंट काफी सरप्लस जो गवर्नमेंट वहां होते हैं, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट बड़ा ब्रांड खरीदता है तो 10 से 15% एक्स्ट्रा गारमेंट बनाते हैं, तो वो 10 से 15% एक्स्ट्रा गारमेंट वो सस्ते दामों पे इंडिया में लेके आते थे। ये बड़े बड़े ब्रांड भी लेके आते थे, जिससे इंडियन की कंपनी को नुकसान होता था। और सबसे ज्यादा क्या है कि अगर गारमेंट ग्रो करता है किसी कंट्री में, आज इंडिया में अगर एक मशीन हम गारमेंट की लगाते हैं तो उसपे 4 वर्कर काम करते हैं, तो 500 मशीन की एक छोटी सी यूनिट भी लगाते हैं तो 2000 वर्कर काम करता है। तो और सेकंड थिंग, इससे फायदा क्या होगा कि जो अपवर्ड हमारी वैल्यू चेन है, जिससे हमारे जो हमारी एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, फाइबर, यार्न, फिलामेंट, स्पन यार्न, स्पिनिंग, वी हैव द सरप्लस कैपेसिटी, तो इनको बढ़ावा मिलेगा एंड पूरी वैल्यू चेन ऊपर का काम करेगी। सेकंड थिंग क्या है कि जो ये गवर्नमेंट ने सिर्फ रोड से बंद किया, ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अब वो जो मटेरियल अगर आएगा तो वाया सी पे आएगा। सी पे में क्या होता है, एक तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि पहले जहां फैक्ट्री से गारमेंट लोड होगा, पहले ट्रक में वहां लोड होगा, फिर वो बांग्लादेश के पोर्ट पे जाएगा, फिर बांग्लादेश में बाई सी आने में टाइम लग जाएगा, फिर यहाँ अनलोडिंग होगा, फिर वो जाएगा। तो इससे टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा और उसकी फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ेगी। इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारे रिस्पेक्टेड मोदी साहब ने, टेक्सटाइल मिनिस्टर और पीयूष गोयल जी ने बहुत राइट टाइम डिसीजन ओके। दिस इज अ मैन। अच्छा, मुझे सर 2 चीज़ें और आपसे समझनी है। एक तो ये कि चलिए ठीक है, बेनिफिट होगा टेक्सटाइल कंपनीज तो वैसे भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट की लगातार सरकार से डिमांड करती रही हैं। डेफिनेटली ये जो पॉलिसी बदलाव हुआ है इससे फ़ायदा आता हुआ दिखाई देगा। 2 चीज़ें यहाँ पर, पहली बात तो इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच में जो डर है कहीं ना कहीं कि सप्लाई चेन नियर टर्म में इम्पैक्ट हो सकती है, या फिर जो ब्रांडेड अपैरल्स यहाँ मिलते हैं ग्लोबल मार्केट से उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्या ऐसा वाकई होगा? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अगर हम एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के हालात समझे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन समझे, डिमांड सिनेरियो समझे, तो वो कहाँ स्टैंड करता है? तो मैम, रिगार्डिंग आप ये कह रहे हैं कि वहां से अगर सस्ता गारमेंट जो आता था या रॉ मटेरियल आता था वो नहीं आएगा तो हमारे कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, बट दैट इज नॉट देयर। वी आर ऑलरेडी मैम, हमारा कॉटन स्पिनिंग, फिलामेंट, यार्न, पीएसएफ सरप्लस है एंड वी आर सेलिंग इन इंडिया 5 to 6 रुपीज लेस देन द इंटरनेशनल प्राइसेस। तो वो जब बांग्लादेश हमारा यार्न लेके, इंपोर्ट लेके और गारमेंट बना के दे सकता है, तो हम अपने यार्न से अगर बनाएंगे तो वो कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। और सेकंड थिंग क्या है, आफ्टर टर्मिनल इन बांग्लादेश, तो बड़े बड़े ब्रांड्स ने ऑलरेडी हम लोगों को ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं और हमारी जो कैपेसिटीज हैं वो चल रही हैं। यस मैम, एज ऑन टुडे ओनली द थिंग इज दैट वी हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट। जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आए, ये गवर्नमेंट ने जो पीएम मित्रा पार्क स्कीम निकाली है, PLI 1 स्कीम निकाली है, तो इससे हमारा वी विल बी एबल टू फीड ऑल द डिमांड विच विल बी कमिंग टू इंडिया। ओके, चलिए शुक्रिया सर आने के लिए और क्विकली इस खबर पर कमेंट करके इसके मायने समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली वेलकमिंग स्टेप पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, रुक करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट खबरों का और अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नए CMD डॉक्टर DK सुनील ने CNBC आवाज़ को अपना पहला इंटरव्यू दिया है। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि HAL तेज़ी से R&D में खर्च बढ़ा रहा है और नए वारफेयर के चलते उनका फोकस अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स पर है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। जैसा आप देख रहे हैं, ये हर एक वॉर में आजकल अनमैन्ड व्हीकल्स ज़्यादातर दिख रहे हैं। तो हम भी एक UCAV पे काम कर रहे हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, जिसका नाम है वो कैट्स वॉरियर। इस पे काम चल रहा है। तो ये एक न्यू एरिया है हमारे लिए। 3 टन वाला UCAV है जो हम अभी R&D में है। और एक एरिया जो हम
अभी काफ़ी रिसेंटली हमने इसको इंस्टॉल किया है, एक सिमुलेटर जो जैगवार का सिमुलेटर है। ये फिक्स्ड बेस फुल मोशन सिमुलेटर हमने हाल ही में इंस्टॉल किया। ये बहुत ही एक नया एरिया है और बहुत एक्साइटिंग एरिया है, जिसमें हम देखते हैं कि काफ़ी फ्यूचर का जो ट्रेनिंग होगा ज़्यादातर सिमुलेटर पे होगा, ना कि एयरक्राफ्ट पे। ज़्यादातर सिमुलेटर पे फ्लाइंग होगा, उसके बाद एयरक्राफ्ट पे होगा। तो ये एक पहल है जो काफ़ी सक्सेसफुल है। और आप देखेंगे IMRH जो 12 टन हेलीकॉप्टर है, ये एक हमने स्टार्ट किया है 12 टन हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन। LCA Mark 2 में हम एडा के साथ पार्टनर है और ये चल रहा है एक एयरक्राफ्ट जो LCA से नेक्स्ट वर्जन है, हेवियर वर्जन, जो अगले साल फर्स्ट फ्लाइट होगी इसकी। तो इस हिसाब से हमारे R&D इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर की तरफ हर एक रेंज में है, हेलीकॉप्टर में है, फिक्स्ड विंग में है और अनमैन्ड व्हीकल्स में। 2 सवाल, चूंकि समय आपके पास काफी कम है, छोटे छोटे, कि नियर फ्यूचर में या करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई बड़े ऑर्डर लेने का और बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का एक्सपेक्टेशन? देखिए, ये 97 LCA जो है ऑलरेडी काफी एडवांस स्टेज में है और पाइपलाइन में है, डिस्कशन काफी हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये साल में ये एक बड़ा ऑर्डर आएगा। नहीं, LCA का ऑर्डर आएगा। और डिलीवरीज ये साल में हम LCA Mark 1 अल्फा जो है उसके इंजन्स भी आ रहे हैं, डिलीवरी भी स्टार्ट हुए, तो उसकी डिलीवरी ये साल में काफी सिग्निफिकेंट होगी। और कोई बड़ा ऑर्डर आने की उम्मीद? और हमारे पास ऑर्डर्स है, जैसे डॉर्नियर के कुछ ऑर्डर्स है, नेवी वाले, और ALH के ऑर्डर्स है, ये तो स्टडीली आते रहते हैं। बट ये साल में सिग्निफिकेंट ऑर्डर होगा ये LCA जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपने सुना बातचीत के कुछ मुख्य अंश। स्टॉक में फटाफट एक राय भी ले लेते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मूव रहा है। पूरी डिफेंस में पिछले पूरे हफ्ते बाइंग रही, आज थोड़ा पैक ये ठंडा है, लेकिन HL पर एक राय ले लेते हैं। अरुण, क्या राय आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर? दीपाली जी, बाय ऑन डिप्स करना है। क्लियरली स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है, 4900 के आसपास एक ब्रेकआउट है। ऑलरेडी थोड़ा हीटेड स्टॉक है, ऑलरेडी डिफेंस स्टॉक 30-40% चल चुके हैं, तो डिप में बाय करें। बेस्ट लेवल रहेगा 4900 के आसपास मिलता है, तो वो एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी री एंटर करने के लिए। तो अभी तो वेट एंड वॉच करें, थोड़ा डिप आने दें। 4900 के आसपास आता है तो स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। ओके, चलिए, बाय करने की सलाह है। डिप्स पर 5040 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इस बीच एक खबर आ रही है कि AGR बकाया मामले में याचिका खारिज की गई है। दरअसल वोडाफोन आइडिया के बाद एयरटेल, भारतीय एयरटेल ने भी प्ली सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी AGR ड्यूज को लेकर, और भारतीय एयरटेल के साथ साथ भारतीय हेक्साकॉम सुप्रीम कोर्ट गए थे सीकिंग रिलीफ सीक करने फ्रॉम AGR ड्यूज वोडाफोन आइडिया की प्ली के बाद। और जो इंटरेस्ट है, जो पेनल्टीज़ है, उस पर वेवर देने की याचिका उन्होंने दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। डेफिनेटली एक नेगेटिव न्यूज़ एयरटेल के लिए भी और वोडाफोन आइडिया के लिए। वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी 9% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। भारतीय एयरटेल ऑल अभी भी हरे निशान में होल्ड करता हुआ, लेकिन यहाँ 6 रुपये के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये रही डिटेल्स। असीम हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के बाद भारतीय हेक्साकॉम हो या भारतीय एयरटेल हो, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कुछ रिलीफ, इंटरेस्ट या पेनल्टी पर मिले। क्या डिटेल्स फिलहाल? जी, सही कहा आपने। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका लगी थी आज, जिसमें सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया है। वोडाफोन आइडिया ने एक याचिका दायर की थी कि उनकी जो इंटरेस्ट है, उनकी पेनल्टी है AGR के ऊपर, उसको माफ कर दिया जाए और उसको या तो आधा कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ साथ जो भारतीय एयरटेल है, भारतीय हेक्साकॉम है, इन्होंने भी एक सिमिलर अच्छी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज दायर की थी। उनकी भी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इन कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है। सरकार इनकी याचिका को पहले ही खारिज कर चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी याचिका को खारिज कर दिया। तो इसका सीधे सीधे ये मतलब है कि अब कंपनियों को कोई भी राहत नहीं मिलेगी, कंपनियों को AGR पड़ेगी। सरकार ने पहले ही कह दिया था कि हम आपको कोई राहत नहीं दे सकते, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया है।
बिल्कुल, और इनफैक्ट भारतीय एयरटेल के केस में आपको बता दें जो ओरिजिनल अमाउंट था वो 9,235 करोड़ के आसपास का था, जो कि बढ़कर अब 43,980 करोड़ का हो गया है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज लगाकर ये हुआ है। भारतीय एयरटेल ने, भारतीय एक्सकॉम ने दलील यही दी थी कि उन्होंने ऑलरेडी 75,000 करोड़ लाइसेंस फीस के तौर पर दिए हैं, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस के तौर पर दिए हैं ओवर लास्ट 10 ईयर्स, साथ ही 22,000 करोड़ का GST दिया है। तो ये सब तर्क देते हुए उन्होंने राहत की बात की थी। सिमिलरली वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन आइडिया पर 45,000 करोड़ की AGR ड्यूज हैं, जिसको जहां रिलीफ देने की बात की थी। तो डेफिनेटली एक नेगेटिव डेवलपमेंट। और देखिए वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर पर किस तरीके का एक स्टीप रिएक्शन देखने को मिल रहा है इस समय। वोडाफोन आइडिया दिन के लोअर लेवल्स पर 10% नीचे, इंडस टावर पर 2.5% नीचे इस समय आकर ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली एक सेटबैक, क्योंकि एक बड़ी रकम है जो इन कंपनियों को चुकानी है। मार्च 2031 डेडलाइन है इसको रीपे करने की। तो अब देखना होगा कि क्या निकल कर आता है आगे सोल्यूशन, बट सो फार तो एक सेटबैक है, कोई राहत ना मिलने की बात की गई है। और वोडाफोन आइडिया पर और एक इंडस टावर्स पर राय भी ले लेते हैं। अरुण कुमार मंत्री बने हुए हैं। अरुण बताइए, एक सेटबैक पूरे ही पैक के लिए, स्पेशली भारतीय एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया हो, इंडस टावर हो। भारतीय एयरटेल ऑल दो वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट क्या रहा है आपकी चार्ट्स के बेसिस पे वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर पर स्पेशली? देखिए दीपाली जी, मुझे लग रहा है मार्केट में ओवरऑल टेलीकॉम स्टॉक साइडवेज नजर आ रहे हैं। भारतीय एयरटेल का चार्ट काफी मजबूत है, 1790 का एक सपोर्ट है और मुझे लग रहा है अगर रिकवरी बनेगी तो 1790 के स्टॉप लॉस साथ भारतीय को बाई करना चाहिए। आइडिया वैसे भी वीक स्ट्रक्चर है, कोई बाइंग की सलाह नहीं है। इनफैक्ट अगर 6 रुपए के नीचे जाता है तो और बड़े लेवल्स नीचे के देखने को मिल सकते हैं। तो आइडिया में तो डेफिनेटली कोई खरीदारी की सलाह नहीं है और 6 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना भी चाहिए। पर अगर किसी को लेना है, गिरावट आती है, तो भारतीय एयरटेल मुझे लग रहा है 1800 के आसपास मिलता है, तो एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है शॉर्ट टर्म ट्रेड में। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, फटाफट से दिखाते हैं आपको टेलीकॉम स्टॉक्स। AGR बकाया मामले में झटका मिला है सुप्रीम कोर्ट से। वोडाफोन आइडिया इस समय 8.5% नीचे, 3% नीचे इंडस टावर। भारतीय एयरटेल अभी भी हरे निशान में ट्रेड करते हुए, यहाँ कोई खास रिएक्शन आते हुए नहीं दिखा इस खबर के बावजूद। हालांकि एक सेटबैक है सभी कंपनीज के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बात करेंगे इक्लर्क्स सर्विसेज के CFO श्रीनिवासन नादाधुर से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।